हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे क्या? तो पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत धारा के बारे में, नहीं कि भाई विद्युत धारा कहते किसको हैं? तो हमें पता चला था कि जब किसी परमाणु को दूसरे परमाणु के साथ किसी तार से टच कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उसके तार से होकर के एक इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। इसी को कहते हैं हम लोग विद्युत धारा या आवेश के प्रवाह। ठीक है। इसका कारण क्या था कि परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं उनके नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने के चक्कर में वो इधर से उधर पार कर जाता है। क्या एक घर से दूसरे घर में पार कर जाता है, दूसरे घर चला जाता है, इधर धन बढ़ जाता है, उधर ऋण बढ़ जाता है, दोनों आवेशित हो जाते हैं। यानी आवेश दो प्रकार के हुए थे, एक धनायन और एक ऋणायन। कल हमारा लास्ट पॉइंट था जिसमें हम लोग पढ़े थे प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो हमने देखा था कि जब कोई वस्तु में हम लोग इलेक्ट्रॉन देते हैं ना, तो जितनी विद्युत धारा यहाँ से दिया हमने वहां उतना पहुंचा नहीं, फिर रास्ते में गया कहाँ। तो इसकी खोजबीन किया तो हमको पता चला कि रास्ते में कुछ ऐसा चीज है जो उसको रोक रहा है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन को तुम ना जाओ उधर, है कि नहीं। तो वही को कहते हैं हम लोग प्रतिरोध। जो रोक रहा था उसको नाम रख दिए हम लोग प्रतिरोध। और किसी भी तार का प्रतिरोध निम्न चार बातों पर निर्भर करती है। नंबर एक है तार की लंबाई, तार की मोटाई, तार की चल और तापमान पर। आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है मेरे भाई? तो आज हमारी शुरुआत होगी प्रतिरोधों का समूह। प्रतिरोधों का समूहन। अच्छा, सबसे बड़ी बात है प्रतिरोध का समूहन कहते किसको है? सबसे पहले आपसे ये कोई पूछ दे कि भाई प्रतिरोध का समूहन किसको कहते हैं? तो समूहन का मतलब हुआ दो चार पांच दस गो को एक के साथ जोड़ देना। एक के बार जोड़ दिए तो हो गया समूहन। चाहे आप जैसे सिस्टम में जोड़िए वो आपकी मर्जी है। कई प्रतिरोध को या कई सेल को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिरोधों का समूहन। कोई दिक्कत? जैसे मान लीजिए मेरे भाई, हमारे पास एक यहाँ ए बी उपकरण है, एक है बी सी उपकरण है, और एक सी डी उपकरण है, और एक यहाँ ए बी है, सी डी है, ई एफ है और जी एच है। चार उपकरण थे हमारे पास। हमने क्या किया, इन चारों को एक सिस्टेमिक ढंग से जोड़ना शुरू कर दिया। पहले लिखा हमने ए बी, इसी के सटा करके रख दिया हमने सी और डी, डी कर दी। यहाँ से सटा कर हमने रख दिया ई, और यहाँ से सटा करके हमने रख दिया एफ। मान लीजिए चारों को हम लोग एक के पीछे एक जोड़ देते हैं, या ऐसा भी हम कर सकते थे कि हम इसको ऐसे जोड़ सकते थे, ऐसे जोड़ सकते थे, है ना। तो ये भी तो समूहन ही है, ये भी समूहन है। अगर ऐसे भी नहीं, अगर तुमको पसंद आए कोई बात नहीं मेरे भाई, इसका दूसरा तरीका भी था मेरे पास। हमने दो को तो ऐसे जोड़ दिया है ऐसे करके सिस्टेमिक ढंग से। इसके बाद क्या किया हमने, फिर से यहाँ से एक सेल को जोड़ दिया, फिर से यहाँ एक सेल को जोड़ दिया हमने, ऐसे हो गया। मान लो यहाँ ए दिए, यहाँ बी दे दिए, यहाँ सी दे दिए। इधर तो पहले से ऑलरेडी सी डी है ही है, जो भी है नाम दे सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि दो को जोड़ दिए हम लोग समांतर क्रम में, और दो को ऐसे जोड़ दिए। नहीं तो ये भी सेल का समूहन है, लेकिन हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। ये भी समूहन है, इसको कहते हैं मिश्रित समूहन, लेकिन हमको इसके बारे में नहीं पढ़ना है। अच्छा, तो सबसे पहले आप समझ गए कि प्रतिरोध का समूहन क्या है। तो कई प्रतिरोधकों को जब आप एक साथ जोड़ देंगे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रतिरोधों का समूहन। ठीक है। कई प्रतिरोधकों को जब एक साथ जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा मेरा? अच्छा, प्रतिरोधों का समूहन अगर होता है तो कितने प्रकार के होते हैं? ऐसे होते हैं मूल रूप से तीन प्रकार के। एक होते हैं श्रेणी क्रम, एक होते हैं समांतर क्रम, और एक होता है मिश्रित। लेकिन हमें मिश्रित के बारे में नहीं पढ़ना है, पढ़ना है श्रेणी और समांतर। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम किसको कहते हैं? तो श्रेणी क्रम समूहन वैसा समूहन जिसमें ठीक एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। अब ऐसे बोलेंगे क्या? अच्छा नहीं लगता है, एक के पीछे एक। यानी एक जो प्रतिरोधक है उसके ऋण ध्रुव को दूसरे प्रतिरोधक के धन के साथ, दूसरे के ऋण को तीसरे के धन के, तीसरे के ऋण को चौथे के धन के, ऐसे एक के पीछे एक हुआ, नहीं हुआ। तो ऐसे ढंग को क्या कहते हैं हम लोग? श्रेणी क्रम। कोई दिक्कत? तो श्रेणी क्रम समूहन का थोड़ा सा एगो फोटो देख लीजिए। मान लीजिए कि जैसे इस तरह से, क्योंकि बाद में मिट जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने एक ऐसे लिए प्रतिरोधक,
और आगे भी जोड़ सकते हैं। मान लीजिए ये प्लस है, तो ये इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस। आपने क्या देखा, पहले का ऋण दूसरे के धन के साथ, दूसरे का ऋण तीसरे के धन के साथ, तीसरे का ऋण और आगे फिर लगाएंगे तो चौथे के धन के साथ जुड़ेगा। तो इस तरह से अगर सम्मोहन होगा तो क्या कहलाएगा मेरा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या कहता है, श्रेणी क्रम सम्मोहन तो आप समझ गए हैं कि किसको कहते हैं। अब कभी कभी हमसे पूछता है कि भाई मेरे श्रेणी क्रम सम्मोहन है तो उसको सत्यापित करिए। तो सबसे पहले व्यंजक जानेंगे तब ना क्या होता है एकरे व्यंजक। तो एकरे व्यंजक क्या होता है मेरे भाई, आर एस बराबर R1 प्लस का R2 प्लस का R3। कोई दिक्कत, आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी ये जो आर एस आप देख रहे हैं इसको कहते हैं हम लोग समतुल्य प्रतिरोध। क्या कहते हैं हम लोग, और R1 क्या हुआ, तो पहले प्रतिरोधक माने पहले उपकरण का प्रतिरोध, R2 दूसरे का और R3 तीसरे का। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो इसको हमने किसी बैटरी से जोड़ दिया, किसी बैटरी से हमने उच्च विभवांतर वाली बैटरी से हमने जोड़ दिया, कोई दिक्कत, और यहाँ स्विच लगा दिया। जैसे अगर स्विच हम डालेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, आई इसमें विद्युत धारा जा रही है, तो आई इसको भी मिलेगी, आई इसको भी मिलेगी, आई इसको भी मिलेगी, कोई दिक्कत, यानी सब में आई ही उत्पन्न होगा। अगर मान लीजिए इसका आई है, इसका जो विभवांतर यानी वोल्ट जो होगा वो भी होगी, इसका भी होगा और इसका भी क्या होगा, भी होगा। क्लियर है। अब तो ये आप जान रहे हैं कि जैसे हम विद्युत धारा देंगे तो इसमें क्या उत्पन्न होगी, वोल्ट विभवांतर। अब विभवांतर के साथ साथ क्या उत्पन्न होती है, प्रतिरोध भी उत्पन्न होती है, यानी कि इसका प्रतिरोध, इसका भी प्रतिरोध, इसका भी प्रतिरोध। लेकिन कोई जरूरी नहीं है सबका प्रतिरोध एक ही जैसा हो, अलग अलग भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। हाँ, धारा अगर आप आई दिए हैं तो इसका वोल्ट एक ही जैसा होगा, क्योंकि आप पीछे पढ़े थे ओम के नियम में कि धारा अगर 40-40 जा रहा है तो प्रतिरोध उतने रहेगा। धारा कमेगा तो विभवांतर कमेगा, धारा बढ़ेगा तो विभवांतर बढ़ेगा, नहीं ऐसे करके। धारा अगर आप आई दे रहे हैं तो सबको आई दे रहे हैं तो वोल्ट भी उसका सबका सेम सेम ही होगा, नहीं होगा। लेकिन प्रतिरोध तो अलग अलग उपकरणों का अलग अलग, पंखा का अलग हो सकता है, टीवी का अलग हो सकता है, रेफ्रिजरेटर का अलग हो सकता है, यानी कि प्रतिरोध होगा R1 R2 R3। कोई दिक्कत, इतना समझ गए। अब उपकरण का नाम दे सकते हैं आप, मान लीजिए कोई पहला उपकरण है तो आप ए बी दे सकते हैं, यहाँ से हो गया बी सी, यहाँ से हो गया सी डी। कोई दिक्कत, इतना से चित्र बनाना सीख गए। अब चलिए इसी चीज को हमने लिख कर रखा है यहाँ पर। श्रेणी क्रम सम्मोहन का व्यंजक क्या होता है भाई, आर एस R1 R2 R3। इतना समझ गए। अब चलिए ये आपको याद रखिएगा, सत्यापन के लिए इतना लिखना होता है। क्या लिखा हुआ है पढ़ के देख सकते हैं। हमने देखा कि यहाँ पर ए बी बी सी सी डी तीन उपकरण है, अभी जो आप देख रहे थे चित्र में तीन उपकरण है। तीनों में हम ए बी में एक करंट बिल्ट मतलब वोल्ट से यानी बैटरी से हम उसको देते हैं, तो उसमें आई विद्युत धारा जा रही है। जब आई विद्युत धारा जाएगी तो विभवांतर कितना उत्पन्न होगी भी, अब प्रतिरोध कितना होगा R1 R2 R3। किसके लिए, तो पहले उपकरण के लिए R1, दूसरे उपकरण के लिए R2, तीसरे के लिए R3। इतना फोटो बनाना है, आपको लिखना होगा, इतनी बात है। क्या लिखना होगा फिर एक बार देखिए। सबसे पहले आपसे परीक्षा में पूछेगा कैसे, तो श्रेणी क्रम सम्मोहन किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे वैसे सम्मोहन जिसमें एक उपकरण के या एक प्रतिरोधक के ऋण को दूसरे प्रतिरोधक के धन के साथ, दूसरे के ऋण को तीसरे के धन के साथ, तीसरे के ऋण को चौथे के धन के साथ, अगर हम ठीक एक के पीछे एक जोड़ देते हैं तो उसको कहते हैं श्रेणी क्रम। हो गया। अब कहेगा कि इस व्यंजक को सत्यापित करिए, तो लिखेंगे इसका व्यंजक होता है आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस का R3। हो गया। फिर आप लिखेंगे सत्यापन। सत्यापन लिखे, फोटो जो बताए हैं आपको सेम फोटो आपको उतार देना है, बना देना है, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, लिखेंगे हाँ ए बी बी सी सी डी तीन उपकरण हैं जो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। इसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसमें वोल्ट यानी विभवांतर भी उत्पन्न हो रहा है, और पहले उपकरण का प्रतिरोध R1 है, दूसरे का R2 है, तीसरे का R3 है। कोई दिक्कत, चलिए अब लिखेंगे हम लोग ओम के नियम से।
अब ओम के नियम से का मतलब हुआ कि पहले जो उपकरण है तो उसमें V1 विभवांतर उत्पन्न होगा, यानी IR2 हम लोग पढ़े थे, याद होगा ना, V बराबर क्या होता है IR। उपकरण हमारा पहला है ऐसे हो गया, दूसरा है तो ऐसे हो गया, और तीसरा है, अभी ये 1 2 3 क्यों दिए हैं, नाम के लिए, इससे पता चलेगा कि पहले उपकरण, दूसरे उपकरण और तीसरे है। अगर हम तीनों को जोड़ दें, 1 जोड़ 2 और जोड़ 3, अगर तीनों को जोड़ दें तो आपको क्या लगता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 इधर जाएगी IR1 IR2 प्लस का IR3, बस कुछ नहीं करना है, V1 प्लस V2 प्लस का V3, इसमें से I आप कॉमा ले सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस का R3। इसका जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वो IRS होता है, बराबर I R1 प्लस का R2 प्लस का R3। आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि इसका समतुल्य प्रतिरोध, यानी तीनों उपकरण का समतुल्य प्रतिरोध V1 प्लस का V2 प्लस का V3 बराबर का RS। यहाँ पर I दे देंगे, यहाँ से I कैंसिल, यानी RS बराबर R1 प्लस का R2 प्लस का R3। कितनी आसान है, नहीं आसान है, समझ में आई बातें, बस कुछ नहीं करना है, ऐसे ही लिखना है, आराम से तीनों को टच कर देना है, आपको निकल जाएगा, इतना दिमाग में लगाना है। समझ गए सब लोग, कोई डाउट रह गया क्या? चलिए एक नजर देखिएगा, फिर भी डाउट रहेगा तो हम चलते हैं आगे। चलिए बाजी, अब क्या देखे, ये था हमारा कौन चीज, श्रेणी क्रम। अब चलेंगे हम लोग समतुल्य प्रतिरोध हो गया, हाँ बोलिए ना। अब हमारा है समांतर क्रम सम्मोहन, क्या है समझिएगा। अभी जस्ट आप पढ़ रहे थे कि सेलों का सम्मोहन, कौन सी है वो, मारेंगे थप्पी आई के मुंह तोड़ देंगे, फिर पनिया निकाल देंगे हमारे थप्पड़ से। चलिए देखिए, रामलीला बना रखा है। देखिए हम लोग चलते हैं पार्श्व क्रम या समांतर क्रम सम्मोहन क्या है, सुनिएगा। हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सेलों का सम्मोहन या प्रतिरोधों का सम्मोहन, आप सेल कहिए या प्रतिरोध कहिए, बतवाइए सेम है, जब बट डिफरेंस थोड़ा थोड़ा, मैंने थोड़ा थोड़ा का अंतर है तो बात वही होता है। अच्छा देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, मान लीजिए हमारे पास एक ए बी उपकरण है, एक दूसरा है सी और डी, और एक तीसरा है ई एफ। ये तीन उपकरण है क्या, उस समय हम लोग क्या किए थे, ठीक एक के पीछे एक जोड़े थे, लेकिन इसमें क्या करते हैं, इस सब का ये प्लस है, आई सब का माइनस है, ठीक है, तो सब प्लस को क्या करते हैं हम लोग एक साथ ऐड कर देते हैं, जुड़ गया, और सब माइनस को एक साथ जोड़ देते हैं, हो गया, यानी सभी प्रतिरोधकों के ऋण ध्रुव को एक साथ और सभी प्रतिरोधकों के धन ध्रुव को एक साथ जोड़ देते हैं, तो इसी को कहते हैं हम लोग समांतर क्रम, हो गया। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा समांतर क्रम समूह। कभी कभी पूछता है कि मेरे भाई इसके व्यंजक को सत्यापित करो, कोई बात नहीं, इसके व्यंजक की बात कर रहा है तो सबसे पहले ये जानना होगा कि इसका व्यंजक होता क्या है। तो इसका व्यंजक होता है मेरे भाई 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, हो गया, यानी व्युत्क्रमानुपात इसको कह सकते हैं, हो गया। तो अब कैसे जानेंगे कि ये कैसे सिद्ध होगा ना, तो इसके लिए सबसे पहले उपकरण बनाइए। अगर आप यहाँ से विद्युत धारा दे रहे हैं, इसमें तो आई विद्युत धारा जाएगी, नहीं जाएगी, आई विद्युत धारा जाएगी। चलिए बाजी, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर आई विद्युत धारा जा रही है। अच्छा, तो पहली बार में आपने क्या देखा कि विद्युत धारा आई गई है ना, तो स्वाभाविक सी बात है कि आई ही जाएगी, लेकिन यहाँ पर तीन भागों में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो बटने का मतलब है कि इसका हो गया I1, इसका हो जाएगा I2, इसका हो, क्लियर है। प्रतिरोध तो आप जान ही रहे हैं कि R1 होगा, R2 होगा, R3 होगा, प्रतिरोध तो अलग अलग हो जाएंगे। अच्छा, विभवांतर क्या हो जाएगी, V V V, हो गया क्लियर। बस ऐसे पहले उपकरण में सजा लीजिएगा, और सजाने के बाद फिर से आप लिखेंगे, कैसे लिखिएगा, तो सबसे पहले पूछता क्या सो जानिए, पूछेगा समांतर क्रम सम्मोहन किसे कहते हैं, इसके व्यंजक को सत्यापित करिए।
तो लिखेंगे कैसे, जब सभी प्रतिरोधकों के ऋण ध्रुव को एक साथ और सभी प्रतिरोधकों के धन ध्रुव को एक साथ जोड़ते हैं तो इसे कहते हैं हम लोग समांतर क्रम समूह। हो गया। अब लिखेंगे इसके व्यंजक 1/rp बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब लिखेंगे सत्यापन की विधि, फिगर बना लेंगे। लिखेंगे यहाँ ए बी सी डी और ई एफ तीन प्रतिरोधक हैं। तीनों प्रतिरोधक के ऋण ध्रुव को एक साथ और धन ध्रुव को एक साथ जोड़ दिया गया है। इसे एक बैटरी से जोड़ते हैं तो I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जो आगे जाने के बाद वह बढ़ जाती है, I1 I2 और I3 हो जाती है। इनके विभवांतर भी हैं और इसके प्रतिरोधक R1 R2 और R3 हो गया। अब लिखेंगे ओम के नियम से। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वही जो अभी पीछे देखे थे, V बराबर IR लिखे थे ना, तो यहाँ पर आप ऐसे लिखिए, V यानी पहले लिखिए I बराबर V बट्टा R1, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। देखिए पहले लिखे थे हम लोग क्या, V बराबर IR, यहाँ पर हम लोग 1 दिए थे और यहाँ पर भी 1 दिए थे। दूसरे के लिए लिखे थे V2 बराबर IR2 दिए थे। हम इसको इस तरीके से न लिख करके हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, I अपनी जगह रहेगी, अब V बट्टे R1, क्योंकि यहाँ धारा 1 है तो 1 दे देंगे। क्लियर। इसी तरह से दूसरा I2 बराबर V बट्टे R2 और यहाँ लिखेंगे I3 बराबर V बट्टे R3। किसी को दिक्कत? अभी इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1, इसको समीकरण 2 और इसको समीकरण 3। फिगर को मिटा लेते हैं समझने के लिए। अब यहाँ से हटा देते हैं इसको। अब क्या करेंगे, हम तीनों को अगर जोड़ दें, एक को और दो को और तीन को, तो आप इधर वाला तीनों को जोड़िएगा एक जगह, प्लस I2 प्लस का I3, इधर वाला को जोड़िएगा VR1 VR2 और VR3। कुछ नहीं, सिंपल सी बात है कि इसमें से सब में क्या मिल रहा है आपको, भी मिल रहा है, तो भी को क्या कर लीजिए आप, कॉमा ले लीजिए, भी को कुछ चलिए, तो भी को कॉमा ले लीजिए, भी को कॉमा ले लीजिए, तो इधर क्या बचेगा आपको, 1/R1 1/R2 और 1/R3। अच्छा, इन्हें लग रहा है कि थोड़ा सा मुंह कान मिल रहा है। हाँ सर, इसके बराबर में एक बार लिख लेंगे समतुल्य प्रतिरोध। क्या लिख देंगे हम लोग, कैसे, I1 प्लस का I2 प्लस का I3 बराबर 1/RP कर देंगे, बस बात खत्म। यहाँ लिख देंगे, या भी लिख सकते हैं आप, V/RP लिख सकते हैं। अच्छा, भी से भी हो गया, इतना हटा देते हैं, तो 1/ क्या निकल गया हमारा, RP 1/R1 1/R2 और 1/R3। नहीं आसान है, बस केवल ओम का नियम का प्रयोग करना है। अब प्रतिरोधक में इसे लिखना है। अब कहिएगा सर जी तो इतना हमारा याद ना रहते, बस थोड़ा सा याद क्या रखना है आपको, कि जो श्रेणी क्रम है उसमें रहेगा सीधे R1 R2 R3, और समांतर में क्या रखना है, ऊपर में R1 नीचे में ऐसे हो गया। ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा रखना ही तो पड़ेगा ही। ये तो क्लियर हो गया। इसके लिए विशेष के लिए अगर देखेंगे तो हम सब कुछ यहाँ लिख दिए हैं। जोड़ने पर I विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जो आगे जाकर के I1 I2 I3 में बढ़ जाता है, अर्थात I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। इसका विभवांतर भी है ओम के नियम से, I1 बराबर V बट्टा R2 R3 दे दिए। सभी को जोड़ने पर हम जोड़ दे हैं समीकरण 1 2 3 को, तो जो हम वहां पर जोड़े थे, फिर I बराबर V बट्टा RP, तो वही बिठा दिए हैं और काट पीट कर दिए हैं, तो आंसर हो गया हमारा। नहीं हो गया, सेम टू सेम है, आप कोई देख सकते हैं। ऐसे विशेष के लिए हम लोग फिर से देख लेंगे एक बारी, कब, जब अलग अलग सिद्ध करने वाला जितना आएगा वो सब अलग से देख लेंगे। अब इतना तो आप समझ गए। अब हुआ जी विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव क्या है, समझिएगा। अभी आप पढ़ रहे थे विद्युत धारा, नहीं पढ़ रहे थे। अच्छा, गौर करिएगा कि सबसे बड़ी बात, विद्युत धारा का दो प्रभाव होता है, एगो चुंबकीय और एगो उष्मीय। तो यहाँ पर उष्मीय प्रभाव क्या होता है, मतलब उष्मा कैसे उत्पन्न होती है, सबसे बड़ी बात। ये बल्ब गर्म काहे हो जाता है, हीटर गर्म काहे हो जाता है, ये मोबाइल गर्म काहे हो जाता है, कुछ तो बात हुआ होगा। कोई बताएंगे हमें ये काहे गर्म हो जाता है? वो तो डायलॉग था, लेकिन कुछ और कोई बताएंगे हमें? किसी उपकरण में जब विद्युत धारा देते हैं तो कुछ ही सही लेकिन गर्म जरूर होती है।
आखिर क्यों? न क्या बोली? हाँ, विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में बदल देते। अरे ये तो बात नहीं हुआ, ऐसे कह देंगे तो काम तो नहीं चलेगा। देखिए हम समझाते हैं। ये क्या है भाई? तार है। और इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो कोनो कोनो चीज जा रहा है इधर से, और जाता है बड़ा धारा धरा के, माने खूब स्प्रेस में ना बताए थे। धारा, धारा का मतलब कि स्प्रेस में धरधरा के, धरधरा के मतलब देहाती भाषा में खूब स्पीड में। आ एगो दूगो नहीं जाता है। कितना गया था? 6250 पर क्या को जीरो? 1 एम्पियर में इतने इलेक्ट्रॉन है, इतना इलेक्ट्रॉन धरधरा के जा रहा है। चलिए, प्रोग्राम पे गति होगा, स्प्रेस होगा, नहीं होगा तभी तो सारे इंजन में वहां चलता है, तुरंत यहाँ पहुंच जाता है। मिनटों सेकंड नहीं लगता है, कहता पहुंच गया। क्या? अब बताइए कितनी स्पीड चलती है? बेगूसराय में चली या बस एनाकी तक पहुंचल है यहाँ? नहीं हो। मैंने कहता नहीं पलक झपकते बिजली आ जाती है, इसका मतलब स्पीड इसका बहुत ज्यादा होगा। ये तो सब जानते हैं सर। अच्छा देखिए, एकरा में एगो प्रतिरोधक है, रोक रहा है, जो उसको जाने नहीं देता है। तो ई इधर से जा रहा है, ई इधर से जा रहा है, आई इधर इधर रोक रहा है। अरे उधर कहाँ जा रहा है? ठुका रहा है। अब इसको ऐसे समझिए, अब जाएगा तो ये ठोकाते ठोकाते का हुई? गर्म हो जाई, ना हो गई। यानी कहने का अर्थ है, देखिए ये ऊर्जा इधर से दे रहा है, आई इसको रोक रहा है, ये जा रहा है इसको रोक रहा है। रोटी नहीं बन रहा भाई, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा भाई? क्या होगा बताइए? गर्म। देखिए मेन कारण यही है, उष्मा उत्पन्न होने का मेन कारण यही है कि इधर से ये विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रॉन जा रही है, उधर से प्रतिरोधक को रोक रही है, दोनों के बीच में ठोकर लगता है, टक्कर होता है, और टक्करे के कारण उष्मा उत्पन्न होता है। दैट्स ऑल। अगर कोई पूछे कि उपकरण काहे गर्म हो जाता है, तो बता देना, सीधी सी बात, कि जब यह जाती है तो जो प्रतिरोधक होता है ना वो रोकता है, जाने नहीं देता है इलेक्ट्रॉन को, आई जबरदस्ती जा रहा है, दोनों ठोकाए रहा है, ठोकाने ठोकाने के चक्कर में क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, बात खत्म। अच्छा नहीं देख, यहाँ पर लिखल भी होगा मेरे ख्याल से, जब किसी उपकरण को जोड़ते हैं तो उसमें धारा प्रवाह होता है और वह गर्म हो जाता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा का उष्मा में रूपांतरण हो जाता है, इसे विद्युत ऊर्जा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत इलेक्ट्रॉन की प्रवाह होने लगती है, लेकिन उसकी चाल लगातार कम नहीं लगती है, क्योंकि मार्ग में आने वाले धनायन टकराते रहते हैं, जिससे वह गर्म हो जाती है। क्या होते रहती है? टकराने से गर्म होते हैं, याद रखना है। क्लियर? अच्छा, ये सब तो कोई मजेदार चीज नहीं है, मजेदार ये है कि अगर गर्म होती है तो इसका भी कोई हमारे जीवन में उपयोग है। वो कहाँ है वो आगे देखेंगे। फिलहाल चलते हैं पहले विद्युत धारा के उष्मा से उत्पन्न व्यंजक क्या होता है। देखिए आपसे परीक्षा में एक और व्यंजक पूछेगा, दो तो व्यंजक पूछ लिया। क्या? कौन बोला? समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। अब आपसे पूछेगा विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का व्यंजक। कोई बात नहीं, तो लिखेंगे कैसे? लिखेंगे जब किसी उपकरण में विद्युत धारा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, प्रतिरोधक उसे रोकती है, दोनों के बीच में टक्कर होती है, टक्कर के कारण उष्मा उत्पन्न होती है। इसका व्यंजक होता है आई स्क्वायर बराबर, सॉरी यू बराबर आई स्क्वायर आर टी। यू बराबर, थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझिएगा। अब सत्यापन कैसे करेंगे? मान लिया कि किसी चालक में पी क्यू जिसका प्रतिरोध आर है, सिरों के बीच का विभवांतर भी है, तो इसका क्या होगा भाई? अगर हम चालक में पी क्यू विद्युत धारा आई टी समय में प्रवाहित करते हैं, तो सिरों दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने में परिणाम क्या होगा, यानी आवेश Q बराबर आई टी। नहीं समझे बात को? समझिए। प्रश्न कहा कि मान लीजिए हमारे पास एक उपकरण है, इस उपकरण को एक बैटरी से आपने क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। अब जोड़ेंगे तो क्या जाएगी इसमें? सबसे पहले तो आई जाएगी। क्लियर? इसमें करंट तो जाएगी ना, तो करंट जाएगी तो उत्पन्न क्या होगा? वोल्ट होगी। इसके साथ साथ क्या उत्पन्न होती है? प्रतिरोध होती है। हो गया क्लियर? यही तीन कुछ चीज तो वहां लिखा हुआ है, पढ़ के देखिएगा तो वही चीज लिखा हुआ है। हम ऐसी भाषा में नहीं समझा के लिख दिया कि जब किसी उपकरण को हम अगर बैटरी से जोड़ते हैं तो उसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित होती है, भी विभवांतर उत्पन्न होता है, तो आर प्रतिरोध होता है। वही चीज लिखा हुआ है, वहां पढ़ के देखेंगे तो आपको वही मिलेगा। अच्छा, प्रतिरोध उत्पन्न होता है तो स्वाभाविक सी बात है कुछ ना कुछ उष्मा उत्पन्न होगा, कुछ ना कुछ उष्मा उत्पन्न होगा, अर्थात क्यू बराबर यानी आवेश बराबर, आवेश बराबर क्या होता है? आई टी। यानी आपने पीछे पढ़ा था आई बराबर क्यू बट्टा टी, यानी कहने का अर्थ है आवेश और उसमें प्रवाहित समय को हम लोग क्या पढ़े थे, याद होगा आपको? प्रबलता पढ़े थे, याद है ना? प्रबलता यानी किसी भी उपकरण में हम लोग एक इकाई समय में जितनी विद्युत धारा प्रवाहित किए थे, वही उसकी क्या कहलाती थी? प्रबलता। प्रबलता का सूत्र वहां पर हम यही चीज लिखे थे, आई बराबर क्यू बट्टा टी, जो हम लोग कल पढ़े थे।
इसी चीज को हमने थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, टी को हमने यहाँ कर दिया है, बस बात खत्म कर दिया। वही लिखा Q बराबर आई टी, हो गया। चलिए इतना आप लिखेंगे। अब उसके बाद क्या लिखना है सो देखिए, परंतु चालक के सिरों से दूसरे सिरों पर Q आवेश को विभवांतर V के अधीन ले जाने पर किया गया कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है भाई, तो W बराबर W बराबर W बराबर ए भाई को ना W बराबर क्यू भी, क्या गया कार्य बराबर क्या होगा, आवेश और विभवांतर, आवेश और विभवांतर के गुणनफल को उसका कार्य कहेंगे। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि अगर भी यहीं रहने दे तो क्यू आ जाएगा इसके, तो भी यहाँ रहने दिए, क्यू बट्टे क्या हो गया, डब्ल्यू बट्टे क्यू हो गया। अब देखिए आप क्या कर देते हैं, क्यू को अभी पीछे क्या रखे थे, क्यू बराबर आपने देखा था आई टी, तो यहाँ क्यू हटा के क्या कर दिए, हो गया, तो डब्ल्यू बराबर हो गया वी आई टी, कोई दिक्कत। अच्छा, ओम के नियम में आपने क्या पढ़ा था, v बराबर आई आर पर है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर आई के वैल्यू की जगह पर हम अगर इसको बिठा दें, या इतना रहने देते हैं, आगे क्या रखती है देखिए, आई आर रहने दिए, और v के जगह पर देखिए v का मान रखने पर गौर करिएगा, यहाँ पर पहले w बराबर है वी आई टी, अब v के जगह पर v बराबर क्या पढ़े हम लोग, आई आर, तो v की जगह पर क्या कर दिए आई आर दे दिए। अब पहले से हमारे पास आई टी है, दूगो आई हो गया, एगो आर हो गया, एगो क्या हो गया टी, यहाँ है डब्लू, या तो आप डब्लू में इसको रहने दीजिए, या यूनिट हम लोग क्योंकि ताप को मापते हैं किस में, यूनिट में मापते हैं, इकाई में, तो इसीलिए यू बराबर आई आर टी, ठीक है। चलिए इसको फिर से एक नजर देखते हैं तो समझ में आएगा क्लियर करके। देखिए अभी क्या बताए हम लोग कि एक उपकरण था, कोई दिक्कत, इसमें हम लोग क्या प्रवाहित किए, विद्युत धारा उत्पन्न क्या हुआ, तब क्या उत्पन्न हुआ, इसमें एक आवेश आया, यानी Q बराबर क्या कर दिए हम लोग, आई टी कर दिए, नहीं कर दिए। फिर हमने देखा कि इसमें अगर उत्पन्न हुआ विभवांतर तो कुछ ना कुछ काम हुआ होगा, यानी W बराबर क्या पढ़ा हमने, Q भी, क्या पढ़ा हमने, Q के जगह पर इतना बिठा दिए, तो W बराबर आई टी भी, यानी W बराबर इतना रहने दिए, ओम के नियम से ई भी को हटा के आई टी रहने दिए, यहाँ पर बैठा दिए, नहीं नहीं आई आर होता है, आई आर, अब दूगो आई हो गया, तो आई स्क्वायर आर टी आ गया, ठीक है ना। अब डब्लू को आप डब्लू में रहने दीजिए, या ताप की इकाई मापते हैं यूनिट में, इसलिए आप क्या कर देंगे इसको, हो गया, तो ये हो गया उष्मीय ऊर्जा का व्यंजक। ये तीन को आपको इस चैप्टर में सिद्ध करने वाला है, कोई डाउट, चलते हैं अब आगे देखते हैं क्या हमें पढ़ना है। चलिए मेरे भाई इतना तो समझ गए आप लोग, अब आगे नहीं, देखिए क्या है ना कि आप लोगों का टाइमिंग हो जाता है तो फिर हमको अपने मन नहीं लगता है कि तू लोग आ जाएगी या फिर बैठेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। छोड़िए आइए, छोड़िए, अब हम पढ़ेंगे विद्युत शक्ति क्या है। अरे भाई शक्ति का मतलब क्या, पावर, इसी को तो शक्ति कहते हैं क्या, नहीं समझिए बात को। अरे जनरेटर होता है ना, तो एगो हम बहुत दिन पहले जनरेटर खरीदे थे, तो उसमें ना 4 हॉर्स का था, 4 हॉर्स का, तो एगो आया डीजे वाला हमारे यहाँ, तो वो बोला कि जना ये नहीं चलेगा काहेला, तो 10 हॉर्स का होना चाहिए। हम बोले ये क्या होता है भाई, ये तो जनरेटर हुआ, इसे तो विद्युत, कहा कि ना देखिए वो समझाया हमको कि 10 हॉर्स का मतलब हुआ 10 गो घोड़ा जितना खींचेगा उतना ये मशीन अकेले खींचेगा, और 4 हॉर्स का मतलब 4 घोड़ा वाला पावर हुआ इसको। अरे बोले अरे ये बात है भाई, तो हमारा ना समझ में आया था तैयार, तो हम खरीद लिए थे। अच्छा, मतलब हॉर्स का मतलब हुआ पावर, पावर नहीं, तो यानी विद्युत शक्ति का मतलब हुआ किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ की क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि एक समय में एक निश्चित इकाई समय होगा और उसमें कितनी विद्युत धारा खपत हो रही है यानी कि प्रवाहित हो रही है, तो वो उसका क्या कहलाएगा, विद्युत शक्ति, कोई दिक्कत। प्रति इकाई समय में कितनी विद्युत धारा का व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है, तो वह क्या कहलाएगी, विद्युत शक्ति कहलाएगी। यानी विद्युत शक्ति बराबर विद्युतीय ऊर्जा और प्लस का समय बट्टे का समय। यानी आप इतना समझ लीजिए कि ये वाट है, ये क्या हमारा डब्लू मतलब क्या वाट, आई क्या है टी, यानी समय। आप लिख सकते हैं वाट, वाट अब बट्टे का समय, यानी वाट और समय के अनुपात, ध्यान दो, वाट और समय के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत शक्ति।
वाट और समय के अनुपात को क्या कहते हैं? चलिए इतना तो समझ गए। ये सब तो परिभाषा लिखने वाली चीज आपसे परीक्षा में पूछेगा, ये सब सिद्ध करने वाला है नहीं, ऐसे आपको बता दिए हैं। देखिए अभी पीछे आप क्या देखे थे कि P बराबर W बट्टे क्या देखे, T देखे। इससे पीछे क्या देखे थे, W बराबर होता है आई स्क्वायर RT बटे का T, यही ना देखे क्या। तो अब गौर करिएगा, हे से T काट दिए, तब P बराबर बच गया आई स्क्वायर R, नहीं बच गया, यही तो हमें दिया हुआ है। ओम के नियम से आप जानते हैं कि V बराबर आई आर, तब P बराबर, अब देखिए आई स्क्वायर है R है, हम जानते हैं कि V, हाँ क्या हुआ, तरह के वो रखा। चलिए ध्यान दीजिए, ऐसे इसको हम ऐसे कर सकते हैं, सुनिए ना सुनिए, इसको आई को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको चेंज करते हैं, एगो आई और फिर एगो आई आर, इसके जगह पर हम दे सकते हैं कौन सी, भी, ओम के नियम से, तब P बराबर आई भी दे दिए, कोई दिक्कत है, ध्यान दो ना पढ़ने पर। चलिए तो आप P बराबर देंगे भी स्क्वायर बट्टे का R, हो गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सब ऐसे पूछेगा ही नहीं आपसे परीक्षा में। विद्युत शक्ति लग जाइए थोड़ा सा, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या भाई, वाट है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या है, वाट है, हो गया क्लियर। अब याद रखिएगा ये सब परिभाषिक चीजें, ये आपको पूछेगा नहीं। अब चलते हैं हम लोग, अब अंतिम कगार पर आ गए हैं चैप्टर के, विद्युतीय ऊर्जा क्या है। अब परीक्षा का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाँ बड़ा भी आए, बराबर पूछता है कि ए भाई एगो बल है ने वाला, आप देखे कि नहीं देखे। अच्छा सर, इनमें की बात, इनमें लिखल रहेगा हेने पर लिखल रहेगा 220 भी और 60 W। अब पूछता है परीक्षा में कि अगर किसी बल पर हेना लिखल रहे का क्या मतलब हुआ, यानी 220 भी 60 W लिखल रहे तो एक का मतलब हुआ, एक मतलब यही ना हुआ कि इसको अगर घर वाला लाइन में जोड़ देंगे, 220 वाला तो घर में रहबे करता है, कल पढ़े थे ना हम लोग, याद है ना, कोई भी घर में कितना जाता है, उससे ज्यादा नहीं जाता, कि जितने भी छोटे छोटे उपकरण हैं हमारे, जितने उपकरण है, पंखा है, बल्ब है, रेफ्रिजरेटर है, या जो भी चीजें हैं हम लोग घर में चला रहे हैं, तो वो सब कितना पर चलता है, 220 पर ही चलता है, उससे ज्यादा उसको नहीं चाहिए। हाँ बड़े बड़े उपकरण, मशीन बड़ी जो होती है उसको अलग चाहिए, लेकिन इसको चलने के लिए कितना चाहिए, 220, इससे ज्यादा का होता ही नहीं कोई भी, हो गया। तो इसका मतलब घर में 220, यानी घर में कहीं हम इसको लगा देंगे 220 वाला वोल्ट वाले हैं, तो ये कितना वाट का उपयोग करेगा, 60 वाट का, यानी इकाई समय में 60 वाट शक्ति का ही उपयोग कर लेगा, बस ऐसे लिखना है। अच्छा क्वेश्चन क्या पूछेगा, यदि किसी बल्ब पर 220 भी 60 W लिखा हो, इसका क्या मतलब, आप लिखेंगे इसका अर्थ है कि इसी बल्ब को अगर हम किसी घरेलू परिपथ में लगा देंगे तो ये 220 वोल्ट की विद्युत धारा लेगी, तो 60 वाट शक्ति का उपयोग करेगी, बात खत्म। 220 वोल्ट की विद्युत धारा लेगी तो 60 वाट शक्ति का उपयोग करेगी, बात खत्म, कोई दिक्कत। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या करेगी, यह बल्ब प्रति सेकंड माने 1 सेकंड में 60 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय करेगी, 60 जूल ऊर्जा क्या करेगी, ये व्यय करेगी। अच्छा तनका 1 सेकंड पानी हम पी लेते हैं तब। चलिए मेरे भाई, ये तो समझ गए, अब घर में अब समझ लो, जैसे मान लो भाई, मेरे भाई सुनना, अभी आपने क्या देखा कि एक बल्ब में 60 W लिखल था, तो आप क्या समझे कि 1 सेकंड में 60 यूनिट यानी 60 जूल जो है वो ऊर्जा व्यय किया है क्या। अगर ये पंखा में अगर 100 W लिखल है, इसका मतलब क्या समझे, ऊर्जा व्यय करेगा 1 सेकंड में। अगर ओकरा में लिखल है 500 W कूलर में, तो इसका मतलब क्या, 1 सेकंड में 500 W यानी 500 जूल ऊर्जा व्यय करेगा। क्या समझ में आई बात है, तो ये तो क्लियर हो गया ना। अच्छा सर, कभी कभी हम लोग ना किलो वाट में भी मापते हैं, नहीं मापते हैं,
जैसे हमने आपको एक दिन समझाया था कि हम दुकान में बैठे हुए थे, कुछ बिजली के मिस्त्री आए, कहा आप ही राकेश अंग्रेज जी? एकदम बिल्कुल। हमको लगा कुछ इनाम उनाम मार देगा। हाँ, तो कहता है कि जो दुकान में लाइन जो लगाए हुए हैं, तो इसका लाइन कहाँ से है? हमको लिए तो ऊपर में है, छत पर लिए हुए हैं घर में। कहा कि ये होता है, दुकान का अलग होता है, ये होता है कॉमर्शियल, ये होता है डोमेस्टिक, कॉमर्शियल लाइन होना चाहिए। हम बोले हमको नहीं मालूम है जी, ये अलग होता है, घर में है तो सब कुछ घर में ले लिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, आपको सब आता है बुझने, ठगते हैं हमको। हम बोले ऐसे तो मतलब क्या, लगाना पड़ेगा कि? हाँ लगाना पड़ेगा, नहीं तो लगाइए। और एक मिस्त्री को भिड़ा दिया झट सीना, उधर गया, फिर को जल्दी से ना देख लिया, और कौन कौन सी उपकरण सब लगल था, सबको देख यार लिया। कहा हाँ, अरे बाप रे, इनको तो बहुत ज्यादा बिजली लगता है, 1200 लगता है यूनिट इनको, एक मतलब पावर का ही चलाते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि आप घरेलू उपयोग से ज्यादा उपयोग करते हैं, इसका मतलब है आपको व्यावसायिक मात्रा लेना होगा, है ना? तो व्यावसायिक मात्रा क्या, तो उसको कहते हैं हम लोग किलोवाट घंटा। तब क्या बोलेंगे हम लोग, सीधे ऐसे मापते हैं हम लोग किलोवाट में, लेकिन जैसे हम लोग अगर ज्यादा मात्रा में उपयोग करेंगे तो उसको क्या मानते हैं, व्यावसायिक मात्रा कहते हैं किलोवाट घंटा। और किलोवाट घंटा बराबर याद रखिएगा, यानी कि 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल होता है। यानी जो घरेलू लाइन है उससे ज्यादा मात्रा में इसमें उपयोग की जाती है। इतना समझ गए? तो आपसे पूछेगा सीधे केवल कि किलोवाट घंटा क्या है, तो लिखेंगे विद्युत ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक को किलोवाट घंटा कहते हैं। 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल। हो गया, इतना लिख देंगे तो काम खत्म। ये सब परिभाषिक चीज है, केवल आपसे परिभाषा ही पूछेगा। अब चलेंगे विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का उपयोग। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का मतलब होता है, बजे विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव का क्या मतलब, देखिए हम लोग घर में कोई भी उपकरण उपयोग करते हैं, तब कुछ ऐसे उपकरण जो चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। जैसे देखिए नीचे एगो घंटी बजाता है ना, स्विच देता है तो यहाँ ऊपर में बजना शुरू हो जाता है, सीताराम सीताराम न बजता है ना, या बाहर गेटवा पर बजाइएगा तो हमारा घर के अंदर भी बजता है। हम दोनों जगह बेल लगाए हुए हैं, जहाँ हमारी जरूरत होती है लोग हमें बुला सकते हैं कॉल बेल। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि ये चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है, उष्मीय पर नहीं। कॉल बेल किस पर? लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें उष्मा की जरूरत होती है। कहेगा सर नहीं समझे, पहले ठंडा का दिन होता था, पहले वाला समय में अब बिजली होती थी जो महीना में आती थी, कितनों उपयोग करिए उसे मतलब नहीं, महीना में 30 रुपया बिल भी करेगी। तो वो कागज आ जाता था वहां से, उसमें 30 रुपया रहता था लिखा। तो हम लोग क्या करते, रात में सोते थे, बोर्ड में 3 गो होल्डर लगे लेते, और तीनों में 200 वाट वाला बल्ब लगा देते थे रात में, रतिया में, और जला देते थे। अब बस आराम से रह जाए, पूरा गर्म रहता था रूम, पूरा हीट रहता था। हाँ चलिए, इससे फायदा क्या हुआ है? इससे फायदा ये हुआ कि वो बल्ब जो जलता है ना तो पूरा गर्म हो जाता था, रूम नहीं हो जाता था, यानी बल्ब गर्म करता था। हो गया क्लियर? इसका मतलब उसमें गर्मी की जरूरत होती है। खाना बनते हुए देखे होंगे, तो खाना बनने के लिए भी किसका उपयोग होता है? हीटर का उपयोग होता है। ऐसे तो अब आ गया माइक्रोवेव है, पूरा बंद रहता है, आप बंद रहता है, उसके ऊपर में कढ़ाई उड़ाई भी चढ़ा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन उसमें याद रखिएगा कभी कभी करंट आ जाती है, और उसमें नॉन स्टिक लगाया जाता है बर्तन, जिसमें करंट नहीं आती है। कितना आदमी तो गिलास स्टील यार वाला चढ़ा देता है, चाय बना लेता है, ऊपर चढ़ाइए, करंट लग सकती है। और नॉन स्टिक का बर्तन उसके लिए अलग आता है, आप वही का उपयोग करेंगे। जो बेलचा आता है ना, इसे इसको कहते हैं हम लोग छोलनी या करछुल, वो आता है लकड़ी का, अगर पकड़ के भी हिलाइए डुलाइएगा तो उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ई वाला से उपयोग नहीं करना है उसमें। चलिए छोड़िए, तो इसके अलावा हीटर का उपयोग होता है घर में, या अन्य प्रकार के जो गर्मी से काम होता है, जैसे विद्युत इस्त्री, सब में क्या चाहिए हमें? गर्मी, यानी उष्मीय प्रभाव। कोई दिक्कत? आप समझ गए कि उष्मीय प्रभाव का मतलब कोई भी विद्युत उपकरण में विद्युत धारा देंगे तो वो गर्म हो जाएगी, और उसी गर्मी का हम उपयोग करते हैं। क्या लगी, चाहे रूम को गर्म करना हो तो, खाना बनाना हो तो, चाहे हमें कपड़ा इस्त्री करना हो तो, या अन्य कार्यों में भी हम कर सकते हैं उसका उपयोग। गर्मी का उपयोग करेंगे, विद्युत के गर्मी का, तो उसको कहेंगे हम लोग उष्मीय प्रभाव। हो गया? तो उष्मीय प्रभाव समझ गए? अच्छा, उष्मीय प्रभाव के जितने उपकरण हैं ओकरा दू खासियत होना चाहिए, नहीं तो काम गड़बड़ा जाएगा। तो कौन कौन खासियत? तो नंबर 1, प्रतिरोधकता ओकरा बहुत ऊंच होना चाहिए, माने खूब प्रतिरोधक होना चाहिए, खराब से खराब तार होना चाहिए। चांदी का तार नहीं लगा देना है, और तांबा वाला नहीं लगा देना है, हमें करंट तुरंत पास कर जाएगा, वो गर्मी नहीं जल्दी होगा। क्या आऊ में अगर हम खरब का तार लगा देंगे, लोहार वाला, पूरा हीट के पूरा गर्म हो जाएगा। अच्छा ओकरो से खराब कुछ होता है? हाँ रे होता है, नाइक्रोम का होता है।
उकरो घटिया, लोह से घटिया, वो डाल दोगे तो जल्दी करंट जेबे नहीं करेगा। अच्छा, मतलब कि प्रतिरोधकता ओकर सबसे ज्यादा होता है, किसका? नाइक्रोम का। तो अच्छा, प्रतिरोधकता ज्यादा होने से क्या फायदे? तो ये फायदा अभी क्या देखे, करंट जा रहा है, अगर अच्छा चालक रहेगा तो आराम से कहेगा चल जाओ, तो करंट से हिने सोने चल जाएगा, तो घर में नहीं होगा। अब प्रतिरोधकता ऊंच वाला रहेगा, एकदम पूरा धैर्य रहेगा, उसको जाने नहीं देगा, पकड़ ले रहेगा, और वो जल्दी जाएगा ही, जाने नहीं देगा। दोनों में क्या हो जाएगा? गुस्सा। गुस्सा में क्या हो जाएगा? वो गरम। गुस्सा में क्या हो जाएगा? गरम। तब प्रतिरोधकता ऊंच रहेगा तब ना। मान लीजिए अगर हमरा टंगरी पकड़ ले, इसको एना करके भगा देंगे, गिरा देंगे। आ कोई तगतगर अगर पकड़ ले, द्रक्षा अगर पकड़ ले टंगरी, तो क्या होगा? तो वो हमारा तगतगर है तो पकड़ ले रहेगी, छोड़बे नहीं करेगी, तो हमारा मन में गुस्सा आ जाएगा कि छोड़ नहीं रही है। क्या हो ए सर, क्या कुछ हुआ कि उसको? सब बड़ा उदास है। स्माइल स्माइल। चलिए, हाय किताब के तो मेरे भाई। हाँ, वो प्रतिरोधकता सुनिएगा, प्रतिरोधकता जाएगी इधर से, इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगी, उच्च प्रतिरोधकता रहेगी तो ज्यादा ना रोकेगी, तो ज्यादा ना गर्म होगा, कम रहेगा तो कम गर्म होगा, ज्यादा प्रतिरोधकता तो। इसीलिए जितने भी उष्मीय प्रभाव वाले उपकरण होते हैं उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? उच्च होती है, याद रखें। प्रतिरोधकता क्या होती है? नंबर एक। नंबर दूसरा, इसका गलनांक भी उच्च होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप उसको गर्म कर रहे हैं, अगर गलनांक निम्न होगा तो जल्दी घुसियाएगा, जल्दी गल जाएगा, बरक फरक जाएगा, कामे खराब हो जाएगा। नहीं, तो गलनांक उच्च रहेगा, कितनो गर्म करिएगा, कितनो गर्म करिएगा तो गलेगा नहीं, एकदम मजबूत रहेगा, एकदम लाल हो जाए तब तो हो जाए, 2 घंटा 4 घंटा लाल रहेगा, लेकिन फिर शांत होने के बाद गलेगा नहीं ना। अगर चांदी उंदी का दे दीजिएगा, अगर कहीं घुसिया के गर्म हो गया कि पिघल के टेढ़ बाकुल हो जाएगी, तो काम नहीं गड़बड़ा जाएगा। तो दुगो होना चाहिए, प्रतिरोधकता उच्च, गलनांक, प्रतिरोधकता उच्च, गलनांक निम्न अति उच्च, दोनों उच्च होना चाहिए। ठीक है, चलिए आपसे पूछेगा कि विद्युत उपकरण यानी जो उष्मीय प्रभाव पर कार्य करते हैं उसकी क्या विशेषता? तो नंबर एक, उसकी प्रतिरोधकता क्या होनी चाहिए? उच्च। उसका गलनांक क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। किसी को दिक्कत? अब आगे बढ़ेंगे। अब अधिकांश उपकरण में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? ना तो चांदी का उपयोग करते हैं, ना ही तांबे का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो उष्मा का अच्छा चालक होता है, विद्युत का अच्छा चालक होता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग ज्यादा करके किसका उपयोग करते हैं? नाइक्रोम का। नाइक्रोम, नाइक्रोम एक मिश्र धातु है, बना होता है 60% निकेल, 12% क्रोमियम, 2% मैग्नीज और 26% लोहा। लोहा भी अच्छा है, लेकिन ये सब भी क्या है कि ज्यादा करके ज्यादा मात्रा में अगर लोहा अगर दे दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो इस सब मिला करके 26 और 2, 26 2 28 12 40 और 60, एक टपुर गया, इसका मिला होता है कौन चीज? नाइक्रोम। तो आपसे पूछ सकता है कि नाइक्रोम एक मिश्र धातु है, तो कौन कौन चीज? 60% निकेल, 26% लोहा, 2% मैग्नीज और 12% क्रोमियम का मिला होता, कोई दिक्कत? और इसकी प्रतिरोधकता होती है सबसे ज्यादा, और गलनांक भी होता है सबसे ज्यादा, इसीलिए इसका उपयोग करते। हो गया क्लियर? अब 3 गो उपकरण है, इसी के बारे में पढ़ लीजिए, कम बात खत्म। लेकिन यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर मिश्र धातु का ही क्यों बनाते हैं? तापन अवयव शुद्ध धातु के न बना करके मिश्र धातु का ही क्यों बनाते हैं? जैसे अभी तापक, विद्युत तापक जो है, यानी आप हीटर बनाइए, हीटर बनाइए या कोनो कोई भी उपकरण बनाइए जिसमें आपको गर्मी चाहिए, तापन अवयव का मतलब जिसमें आपको गर्मी चाहिए, तो उसको बनाने के लिए ना हम लोग किसका उपयोग करते हैं? नाइक्रोम का उपयोग। शुद्ध धातु यानी तांबा, सोना, लोहा, चांदी, किसी का उपयोग हम नहीं करते हैं। करते किसका है? मिश्र धातु का उपयोग क्यों करते हैं? अभी जस्ट तो आप पूछे हैं कि सर जी एकर गलनांक भी ऊंच होय छै आ प्रतिरोधक तो ऊंच होय है, एह लागी अगर ये शुद्ध धातु के बना देवे ना आ ज्यादा देर अगर में करबे कि गलिए जैते, ना समझे बात को? जैसे सोना का बना दीजिए, चांदी का बना दीजिए, आ 2 घंटा 4 घंटा इसको बिजली दीजिए, तो बिजली देने के बाद आपको लगेगा तो बिजली तो दे ही रहे हैं ना, अंदर में वो सब तार क्या हो जाएगा? गल के गुटिया के एक जगह हो जाएगा, बात खत्म।
तांबा का बना दीजिएगा, तनी देर गर्म रहेगा, तनी देर के बाद धीरे धीरे से गल पच के खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी कि प्रतिरोधकता उच्च और गलनांक उच्च होने के कारण हम लोग किसका उपयोग करते हैं? मिश्र धातु का, ना कि शुद्ध धातु का। यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिर से, तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर मिश्र धातु को क्यों बनाते हैं? क्यों बनाते समझ गए? इसलिए क्योंकि मिश्र धातु का गलनांक और प्रतिरोधकता दोनों उच्च होती है, इसीलिए हम लोग शुद्ध धातु का नहीं बना के क्या बनाते हैं? अब चलते हैं हम लोग, पहला हमारा विद्युत तापक। कहीं आप लोग गए होंगे तो रूम हीटर देखे हैं? रूम हीटर आप लोग देखे हैं क्या? रूम हीटर देखे हैं कोई व्यक्ति? देखे तो जरूर ही होंगे। कहाँ? रूम में देखे होंगे, कहाँ तो मालूम नहीं। सब लोग देखे हैं लेकिन याद नहीं आ रहा। हम बताएं कहाँ देखे हैं? अपने कोचिंग में ठंडा में नहीं लगाते हैं इतना वो जफर जफर जो जफर, देखिए आप लोग कहते हैं हम देखबे नहीं किए हैं। अरे सबके घर में ही रहता है बगल में। अरे वही तो, ये छोटा वाला है, उसी का बड़का रखिए, बात खत्म। वो जो हम लगा देते हैं ठंडा के दिनों में, बच्चे लोग जो सर जी तनी हमरा नहीं घुमावा, तनी हमरा नहीं घुमावा, वो क्या है? रूम हीटर तो है। वही वही क्या है मेरा? रूम हीटर तो है। अब समझ गए ना? अच्छा, उसमें गौर किए होंगे, उसमें गौर किए होंगे, ए ये प्लास्टिक का एगो कवर होता है, ये प्लास्टिक का एगो कवर रहता है, आ एकरा बीच में दूगो तार लगल है ना, तार लगल है जी। आ एकरा जैसे हम लोग करंट में जोड़ते हैं, तनका देर में गुस्सिया के का हो जाता है? ये गुस्सिया के का हो जाता है? आज के बाद क्या देता है? तब क्या देता है? उष्मा। नहीं ऐसे करके तापते हैं, यही तो विद्युत तापक है, यही तो विद्युत तापक है। क्लियर? इसमें किसका उपयोग करते हैं हम लोग? नाइक्रोम का। किसका करते हैं? अच्छा, तो नाइक्रोम का ही उपयोग क्यों करते हैं? अगर आपसे कोई पूछ दे कि हम लोग विद्युत तापक में नाइक्रोम का ही उपयोग क्यों करते हैं, देखिए यहाँ से कई क्वेश्चन आएगा, पूरे चैप्टर का सारांश यही है, याद रखिएगा। यहाँ से केवल क्वेश्चन बन रहा है धराधर, तो इसलिए ध्यान देखिए। नाइक्रोम का उपयोग क्यों? तभी जस्ट बताए हैं कि नाइक्रोम का प्रतिरोधकता है उच्च। प्रतिरोधकता पहले सुनिए, प्रतिरोधकता है उच्च, तो इसको करंट देंगे, करंट जाएगी, तरा तरीका कहेगी तोरा हम जाने नहीं देंगे, गुस्सा में होगी कौन सी? लाल। अगर हो जाएगी गरम, गुस्सा में हो जाएगी गरम, तो गरम होगी तो उष्मा देगी, इसीलिए किसका उपयोग करेंगे? अच्छा, इसका गलनांक भी होता है, अगर भौरों रात लगा के अगर हम छोड़ देंगे, ये गल पच के खत्म नहीं होगी, एकदम पूरा इसमें टाइटे रहेगी भर रात, लाल भेल रहेगी भर रात, लेकिन रहेगी टाइट, तनको लूज नहीं होगी, तनको नहीं एकदम झुकेगी। का गलनांक किसका का है भाई? एकरे में तांबा का उपयोग कर देते तब का होता? आधे रतिया में गल के ना के टेढ़ हो जाती, बरक बरा के खत्म हो जाती। इसीलिए किसका उपयोग? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत तापक में नाइक्रोम के तार का उपयोग क्यों करते हैं, तो लिखेंगे इसकी प्रतिरोधकता उच्च होती है, करंट जैसे देते हैं धारा के प्रवाह को रोकती है, जिसके कारण क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। कोई डाउट? अब आगे चलते हैं। ये तो समझ गए। अब चलते हैं बल्ब पर। ध्यान रखना, यहाँ बल्ब से तुम्हें दो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? तो सबसे पहले कहेगा कि बउआ रे बल्ब का सचित्र वर्णन करें, पहला, या सीधे कहेगा बल्ब का फोटो बनाओ। फोटो बनाना है, हाँ, नामांकित चित्र। तो क्या करना, कैसे बनाओगे? रुकिए ना, एगो ऐसे दे देना, एगो ऐसे देना, सुनिए शांति से। सुनिए ना, आप लोग तो हल्ले कर देते हैं, तो ऐसे बात, चलिए छोड़िए। अच्छा, अब ई हो गए, अब लो, अब चलिए, कोई केना हो गया ना, हो गया ना, चलिए ठीक है। हो गया बल्ब, अपना अच्छा से बना लीजिएगा, ये ललका बल्ब हुआ। हाँ चलिए,
सुनिए, ये बल्ब अपना फोटो बना लेंगे। ये क्या भाई? तो कांच की दीवार है, कांच की दीवार। क्लियर? अच्छा, ये क्या भाई? तो तंतु। ये क्या है? इसको कहते हैं हम लोग फिलामेंट। अच्छा, ये क्या भाई? तो अक्रिय गैस, अक्रिय गैस हो गया। ये हो गया घुंडी, घुंडी। इतना नाम हो गया। सुनिए, अब यहाँ से आपको दो क्वेश्चन पूछेगा बल्ब से। क्या पूछेगा? कि विद्युत बल्ब के भीतर अक्रिय गैस क्यों भरी जाती है? हाँ, देखिए, इसका जो फिलामेंट है ये टंगस्टन के हैं। ये किसके हैं? और टंगस्टन धातु की खासियत है कि जैसे में इसमें विद्युत धारा जाएगी तो ये देगी प्रकाश। ठीक है, तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट टंगस्टन धातु के ही क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए क्योंकि इसमें विद्युत धारा जाती है तो ये क्या देती है? प्रकाश। अब प्रकाश देने के कारण इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं? बल्ब में करते हैं। एक बात, लेकिन प्रकाश कब देगी? बाकी अन्य गैस रहेगा, यानी ऑक्सीजन रहे या हाइड्रोजन रहे, नाइट्रोजन रहे, तो ये भंगुर होकर टूट जाती है। और देती किसमें प्रकाश है? केवल अक्रिय में। इसलिए बल्ब के भीतर क्या भरते हैं? अक्रिय गैस। तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे बल्ब के जो फिलामेंट होते हैं टंगस्टन धातु के बने होते हैं, अन्य गैस की उपस्थिति में जब विद्युत धारा देते हैं तो भंगुर होकर के टूट जाती है। तो इसलिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? अक्रिय गैस का उपयोग करते हैं। अक्रिय गैस रहेगी, विद्युत धारा देंगे, नहीं टूटेगी। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो दो क्वेश्चन हुआ। क्या क्वेश्चन हुआ है वो? कि टंगस्टन का ही उपयोग क्यों करते हैं, अक्रिय गैस क्यों भरते हैं। कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि बल्ब का जो फिलामेंट होती है उसकी क्या खासियत है भाई? एक खासियत दो है, अभी अभी पूछे थे, देखे थे। एगो देखे थे प्रतिरोधकता, एगो देखे थे गलनांक। नब देखते, यही नहीं देखे थे जी, प्रतिरोधकता और गलनांक। लेकिन इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है भाई मेरे? प्रतिरोधकता होती है उच्च और गलनांक होती है निम्न। इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है और गलनांक क्या होती है? नहीं, गलती हो गया। प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, प्रतिरोधकता क्या होती है? कम। और गलनांक क्या होती है? उच्च। देखिए, गलनांक क्या होती है? उच्च। और प्रतिरोधकता क्या होती है? निम्न। पहले बारे में भी देखे थे, देखिए तापन अवयव में देखे थे कि प्रतिरोधकता और गलनांक दोनों उच्च, लेकिन यहाँ प्रतिरोधकता क्या होगी? निम्न। याद रखना है इस चीज थोड़ा सा। तो कहिएगा सर इससे क्या फायदा? तब प्रतिरोधकता निम्न होने से टंगस्टन जो है वो ज्यादा प्रकाश देती है। अगर वही प्रतिरोधकता ज्यादा हो जाती तो आधा बिजली तो कौन खा जाती? प्रतिरोधकता। आधा कौन खा जाती? तो बल्ब की रोशनी क्या हो जाती? कम हो जाती। इसीलिए प्रतिरोधकता इसका किसका? यानी टंगस्टन का। यानी ये जो टंगस्टन है इसकी प्रतिरोधकता क्या? निम्न। अब गलनांक उच्च क्यों? तो गलनांक इसलिए कि अगर भर रात जलते रहे तो वो गले नहीं। समझ में आई बात? सारा रात अगर जलता भी रहेगा तो गलेगा नहीं। हो गया क्लियर? इतना तो समझ गए कि विद्युत बल्ब के बारे में। तो वहां से 4 गो क्वेश्चन पूछता है, एकदम परीक्षा में पूछता है बराबर घुमा फिरा के। पहला पूछेगा कि फोटो बनाओ बल्ब का। दूसरा पूछेगा कि नाइक्रोम अभी जो हम लोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट है वो टंगस्टन का क्यों बनाते हैं। तीसरा पूछेगा कि अक्रिय गैस क्यों भरते हैं। फिर जो फ्यूज है यानी कि जो उसके टंगस्टन उसकी क्या विशेषता। चारों देख लिए, हो गया क्लियर? अब चलते हैं, अगला हमारा है विद्युत फ्यूज। सबसे पहले तो ये पूछता है कि विद्युत फ्यूज बना किसका है होता है। तो प्लास्टिक का भी होता है, चीनी मिट्टी का भी होता है, और लोहा का अथी इसका शीशा का भी होता है। 3 चीज का होता है। कौन कौन चीज? प्लास्टिक का होता है, जैसे ई बोर्ड में जो लगा हुआ है वो प्लास्टिक का लगा हुआ है। नीचे वाला में देखेंगे तो रहता है चीनी मिट्टी का लगा हुआ, नहीं रहता है। अरे इधर देखो, तो ना दिखाई पड़ेगा। अब इतना इतना बड़ा रहता है, बोर्ड में बाहर में लगल है दूगो ना, ऐसे खींच लेते हैं कि पूरा बॉल लाइन खत्म हो जाता है। देखिए ना भर में चीनी मिट्टी का इतना इतना बड़ा रहता है। चलिए, वो चीनी मिट्टी का रहता है। लेकिन मोटरसाइकिल है, टेप रिकॉर्डर है, गाड़ी है ना, मोटरसाइकिल आ रहा है, तो उनमें रहता है फ्यूज किसका लगा हुआ? शीशा का लगा होता है। समझे बात को? प्लास्टिक का रहेगा, शीशा का रहेगा और चीनी मिट्टी का। तो फ्यूज किसके किसका बना हो गया देख लिए। जैसे मोटरसाइकिल है, देखिए उनमें एगो फ्यूज रहता है ऐसा, इधर रहेगा लोहा, इधर रहेगा लोहा, अब बीच में एगो तार जोड़ देगा।
यही फ्यूज हो गया, तब बल्ब बंद हो गया। मिस्त्री के पास ले जाएंगे, मिस्त्री देख लिया, अच्छा फ्यूज इसका उड़ल है ना इसका नहीं, मोटरसाइकिल का फ्यूज उड़ल है। ध्यान दीजिए, मोटरसाइकिल का फ्यूज उड़ल है, तब मिस्त्री का अरे वाह ये तो बहुत भयंकर बीमारी है। अब वो क्या करेगा, पूरा जो है ओवर कवर और खोल का फेंक फाक देगा, तार को हेने से जोड़ेगा होने जोड़ेगा, और उसको मालूम है कि फ्यूजे से गड़बड़ है, लेकिन डायरेक्ट एगो फ्यूज लगा के पैसा नहीं लेगा। तब आप देखिएगा अरे फ्यूज खोला लगाया, 5 रुपया का चीज है, 5 रुपया देंगे, 10 रुपया देंगे, लेकिन वो आपको करेगा नहीं उतना। तब क्या करेगा, ताम झाम करेगा, पहले 10 मिनट अच्छा से पूरा कवर कवर खोल के फेंक देगा, तार आर के खोल के आधा फेंक देगा, और तब फ्यूज लगा के जोड़ देगा, और फिर सबके कस देगा 10,300 रुपया लीजिए भैया। ये क्या हुआ भाई, ठग लिया नहीं। देखिए देखिए ऐसे मिस्त्री कमाता है, समझे। हाँ, फ्यूज किस गलाता हो गया, समझ गए। आइए किताब की ओर। अरे हमारे यहाँ पे पहले आता था आदमी शुरू में, अब औरत सब नया नया मोबाइल रखती थी, बुझने आता नहीं, तो वाइब्रेशन में आ गया मोबाइल, कोई कारण से बच्चा टिप दिया, तो आई लेकर के बउआ देखो ना चले है, तो फोन आवे तो चले लगे तो अगले अब आजू आर कह देता कि ना हो गए, ठीक कह दो ठीक कह दो, चला आवा, अभी ठीक नहीं होता, आधा घंटा में आवा। हाँ अभी थोड़ा काम में छिए, उसको रख लेते थे, 2 घंटा में अपना आती थी, अभी उसको 1 मिनट में तो काम है ना ठीक कर दिए। हाँ हाँ, उसको जो वाइब्रेशन वाला है उसको साइलेंट में चाहे कुछ में कर दिए, अब बस दे दिए उसको, ठीक हो गए। हाँ हो गए, कितने खर्चा हो गए, तो 200 रुपया था हाँ ऐसे ही खूब कमाए उस टाइम में, ऐसे ही होता था, और सबको बुझने नहीं आता था, कर देते थे काम चलिए देखिए ये बता रहे, आ जाइए आप किताब की ओर। देखिए जो जिसको नहीं बुझने आता है ऐसे ही ठगाता है, क्या करेगा। विद्युत फ्यूज, अच्छा ये फ्यूज लगाए का है भाई, फ्यूज नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे समझिए कि ये एक टावर है, समझिए यानी पोल, ये क्या भाई रे, पोल, एहने से बिजली जा रहा है, कोई दिक्कत। यहाँ से एगो तार हम खींचे, यहाँ से खींचे, ये ले आए कहाँ, अपना घर में, सुनिए यहाँ ले आए, घर में ले आए, लगा दिए, ये फ्यूज है यहाँ लगा हुआ, पहले समझो फ्यूज, ये तार लाए या फ्यूज में लगा दिए, इधर लगा दिए, घर वाला जितना एसी टीसी बीसी जो भी है सब यहाँ लगा दिए, लगा दिए, सुनिए लगा दिए। अब जलेगा क्या, अब नहीं जलेगा, काहे लगी कि एकरा में से तार नहीं जोड़ल है, तो एगो लाते हैं हम लोग फ्यूज तार, फ्यूज तार ला के इसको जोड़ देते हैं, जोड़ दिए, क्या लाइए, फ्यूज तार, आज जोड़ दिए। अब क्या हुआ कि जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या ओवरलोडिंग हो जाएगा, यानी विद्युत धारा चाहिए इसको 220, सब पूर्ण को कितना चाहिए 220, लेकिन ये आ गया 440, आ गया 11,000 कोई कारण से, हेने से ही गल जाएगा, इतना दूर, इतना दूर क्या हो जाएगा, गल जाएगा। फ्यूज ऐसे रहेगा, इस तार एना से यहाँ गल के हट गया, अब धारा इधर जाएगी, यही फ्यूजे गल के हट गया, तो धारा जाएगी नहीं जाएगी, तो हमारा उपकरण जलेगा नहीं जलेगा, बच गया, जलने से बच गया, इसलिए हम लोग फ्यूज लगाते हैं। फ्यूज क्यों लगाते हैं, उपकरण को जलने से बचने के लिए, चाहे शॉर्ट सर्किट हो या ओवरलोडिंग होगा, तो ऐसी स्थिति में फ्यूज तार क्या हो जाएगी, गल जाएगी, फ्यूज तार क्या हो जाएगी, तो उपकरण जलने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा ये फ्यूज तार बना किसका होता है, तो याद रखिएगा टीन और सीसा, 50% टीन और 50% सीसा का बना होता है। आपसे पूछेगा कि फ्यूज तार क्या है, एक मिश्र धातु है, किसका किसका, टीन और सीसा का, टीन कितना, सीसा कितना, अच्छा तो एकरा जो बन गया मिश्र धातु, एकर विशेषता क्या है, दूगो प्रतिरोधकता और गलनांक, गलनांक होता है इसका निम्न और प्रतिरोधकता होता है उच्च, बल्ब का उल्टा, बल्ब में गलनांक उच्च प्रतिरोधकता निम्न, इसमें प्रतिरोधकता गलनांक, तब ना तन का भी ज्यादा विद्युत धारा आएगा कि फट से गल जाएगा, तन का भी विद्युत धारा आएगी फट से गल जाएगा। अब देखिए, अब मान लीजिए ये क्या नाम है, सुखली, तो सुखली का क्या है कि घर जो है एक जगह शॉर्ट लग जाता है, बराबरे बराबरे लग जाता है, तो फ्यूजे गल जाता है कि नहीं। इसका भैया क्या किया, कहा बड़ा ही गल जाता है, रुको ये मोटके तार के लाया एकदम बड़का मोटे उंगली वाला कॉपर वाला, हेने से जोड़ के हेने से जोड़ दिया फ्यूज में, सब उपकरणे जल गया, लो काहे लगी
कि फ्यूज तार तो वहां आप जोड़ दिए, जोड़ना था पत्थर की वो मिश्र धातु वाला, आप तांबा का हेते मोट के जोड़ दिए, तब फ्यूज रहा वो तो तारे हो गया, डायरेक्ट नहीं हो गया। तो हम लोग अक्सर घर में यही कर लेते हैं कि यही में से तार में से तनी छिल के जोड़ देते हैं, हो गया। ना ना ना, वो गड़बड़ है, फ्यूज तार अलग से आता है, तब फ्यूज तार लगाना है। तब फ्यूज क्यों लगाते समझ गए? इसको कहते हैं सुरक्षा की युक्ति। फ्यूज को क्या कहते हैं? क्यों? क्योंकि उपकरण को जलने से, इसकी विशेषता क्या है फ्यूज तार की विशेषता? गलनांक निम्न, प्रतिरोधकता बना किसका होता है? मिश्र धातु है। टीन कितना? सीसा कितना? आप फ्यूज तार क्यों लगाते हैं समझ गए? चलिए, तो हमारा ये चैप्टर आज फाइनली समाप्त हुआ। कल हम लोग क्वेश्चन आंसर के साथ आएंगे, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।